हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइब डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 एमपीसी 002 की क्लासेस चल रही हैं और इस सब्जेक्ट में हम ब्लॉक 2 को कवर कर रहे हैं और ब्लॉक 2 में जो है वो हम यूनिट 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यूनिट 3 को स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके ठीक सामने है, विच इज़ अबाउट स्कूलिंग एंड डेवलपमेंट। बिफोर वी स्टार्ट द यूनिट मैं आपको एक बार और रिकॉल करा दूं कि ये जो हमारा डेवलपमेंट का फेज चल रहा है वो स्पेसिफिकली 6 to 11 ईयर्स के बच्चों के लिए चल रहा है। तो इस एज में बच्चे स्कूल में क्या क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, कौन कौन से स्किल्स हैं जो उनके अंदर आते हैं, ये सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड करेंगे। ये वाली यूनिट सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करके बनाई गई है कि इस एज फेज में बच्चे स्कूल में किस तरह से डेवलप होते हैं, स्कूल का क्या इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि ये वाला जो फेज़ है यहाँ पे बच्चा फॉर्मल एजुकेशन में एंटर होने के बाद बहुत हद तक एक्टिव हो जाता है, काफ़ी एक्टिव हो जाता है। उसकी जो सबसे बड़ी दुनिया होती है वो स्कूल ही होता है, तो स्कूल का उसके ऊपर बहुत इंपैक्ट आता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक्स नज़र आ रहे होंगे कि क्या क्या बच्चे पढ़ते हैं, वैल्यू एजुकेशन सीखते हैं और बहुत सारी बातें। आइए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो पहली बात तो ये है कि मैं पूरी यूनिट को इसी वीडियो में ख़त्म कर दूंगी और दूसरी बात ये है कि ये वीडियो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा आज का, तो काफ़ी लंबा रहने वाला नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग पेरेंट्स होंगे, मैं मान के चल रही हूँ, क्योंकि हमारे पास सभी तरीके के स्टूडेंट्स रहते हैं और जो लोग ऐसे हैं जो स्कूल कॉलेज लाइफ में हैं वो इस चीज़ सबको देख रहे हैं तो वो अंडरस्टैंड करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग टीचर्स भी हैं तो वो लोग भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे इजीली कि क्या क्या चीज़ें स्कूल में होती हैं। पहला टॉपिक हमारे पास है कि स्कूल और स्कूल से किस तरह से बच्चों की लाइफ जुड़ती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। राइटिंग अबाउट द एजुकेशन ऑफ यंग चिल्ड्रन, रसेल हैज़ डिस्कस द फॉलोइंग एम्स ऑफ एजुकेशन। क्या क्या एजुकेशन के एम होते हैं? इंटेलिजेंस को डेवलप करना, कल्टीवेट करना एक होता ही है ऑफकोर्स। स्पेशल एप्टीट्यूड बच्चों के अंदर डिस्कवर करना जिससे पता चले कि कौन बच्चा किस चीज़ में बेहतर कर पाता है। एवरीबडी शुड लर्न द बेस सब्जेक्ट्स। इस टाइम पर बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे बेसिक सब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करें, नॉलेज उनके अंदर डेवलप होनी शुरू हो। एनीथिंग इन्वॉल्विंग सेवरल मेंटल एफर्ट शुड नॉट बी अंडरटेकन बिफोर द एज ऑफ 7. John Dewey, an American philosopher, psychologist, and educational reformer, intensely discusses the need of education to be centered at the life of the child. ये सिर्फ यहाँ पे एजुकेशन की बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंस होती है इस पर बात चल रही है, तो आप इसे क्विकली देख सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन दी हुई है जिस पर ज़रूर मैं आपका फोकस लेके आना चाहूँगी। द रोल ऑफ एजुकेशन इज़ दैट ऑफ गिविंग डायरेक्शन टू देयर एक्टिविटीज़। ये एजुकेशन का जो रोल है वो बच्चे की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को एक डायरेक्शन देने का काम भी करता है और बहुत हद तक बच्चा जो यहाँ पे सीखने के फेज़ में होता ही होता है। आते हैं यहाँ पे आगे की बात करते हैं। डीवी हैज़ इनैमरेटेड फॉलोइंग इंस्टिंक्ट्स दैट वन नीड्स टू रिकॉग्नाइज एंड शेप बाय वेरियस फैक्ट्स, मटेरियल्स एंड कंडीशन। कौन कौन सी वो इंस्टिंक्ट्स हैं जिनके ऊपर वर्क किया जाता है? सोशल इंस्टिंक्ट शोर इन कॉन्वर्सेशन, पर्सनल इंटरकोर्स एंड कम्युनिकेशन। बच्चे के सोशल इंस्टिंक्ट का पता कैसे चलता है? जब वो बातचीत करता है, कितना इंटरेस्टेड है, कितना नहीं है, बात करने में कितना फ्लुएंट है, कितना अच्छा उसका कम्युनिकेशन है, क्या वो और परफॉर्म कर पाएगा बातचीत के थ्रू, ये सिर्फ सोशल इंस्टिंक्ट में आता है। लैंग्वेज इंस्टिंक्ट, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सोशल एक्सप्रेशन ऑफ द चाइल्ड। जिस तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट करता है, जिस तरीके से सोशल वर्ल्ड में इंटरेक्ट होता है, वो लैंग्वेज इंस्टिंक्ट में आ जाता है। ओके, उसके बाद हमारे पास आती है कंस्ट्रक्टिव इंस्टिंक्ट। कंस्ट्रक्टिव इंस्टिंक्ट क्या बताती है? मेकिंग एक्सप्रेस फर्स्ट इन प्ले, मूवमेंट, जेस्चर एंड मेक बिलीव एंड लेटर बिकम्स मोर डेफिनेट, सीक्स आउटलेट इन शेपिंग मटेरियल्स इनटू टेंजिबल फॉर्म। कुछ भी कंस्ट्रक्ट करने की कैपेबिलिटी ये दिखाती है कि बच्चे के अंदर एक डिस्कवरी मोड भी है, एक इन्वेंशन मोड भी हो सकता है, बच्चे के अंदर साइंटिफिक एप्टीट्यूड भी आगे चल के डेवलप हो सकता है, वो कंस्ट्रक्टिव इंस्टिंक्ट के थ्रू पता चलता है। फिर आता है इन्वेस्टिगेशन, कितना क्यूरोसिटी है उसके अंदर, ये इन्वेस्टिगेशन इंस्टिंक्ट से पता चलता है। और इट ग्रोज आउट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव इम्पल्स विद द कॉन्वर्सेशनल। देर इज नो डिफरेंस फॉर अ चाइल्ड बिटवीन एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड द वर्क डन इन अ कारपेंटर शॉप। ऐसे अगर हम देखें तो साइंस के एक्सपेरिमेंट सीखने में और किसी कारपेंटर की शॉप पे काम करने वाले बच्चे में या किसी भी पर्सन में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों ही कुछ ना कुछ क्यूरोसिटी के थ्रू जान रहे होते हैं, नया क्रिएट कर रहे होते हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। इसके बाद आता है एक्सप्रेसिव इंस्टिंक्ट। एक्सप्रेसिव इंस्टिंक्ट के थ्रू हमें पता चलता है कि बच्चा किस चीज़ को एक्सप्रेस कर पा रहा है, कितने हद तक उसके अंदर एक्सप्रेशन की पावर है, ये हमें इस वाले इंस्टिंक्ट से पता चलता है, जिसको हम आर्ट इंस्टिंक्ट भी के साथ भी कंबाइन करते हैं। स्कूलिंग शुड एम एट प्रोवाइडिंग अ फुल ब्लूम टू द इंस्टिंक्ट इन अ हेल्दी वे। सारी इंस्टिंक्ट पर बहुत अच्छे से वर्क होना चाहिए स्कूल में, और यही होता है जिसको आप कोलास्टिक और स्कोलास्टिक बोलते हैं ना, कि पूरी तरीके से बच्चे का जो ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है वो इन इंस्टिंक्ट के फुलफिलमेंट के साथ हो जाता है।
अब बेसिक स्कूल स्किल्स क्या हैं? बच्चे के अंदर कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो वो स्कूल में आके ही सीखता है, जैसे कि रीडिंग, मैथ्स के स्किल, इसके अलावा कैसे वो लर्न करता है चीज़ों को, लर्निंग टू रीड, लर्निंग टू राइट, मैथमेटिकल स्किल, कंप्यूटर स्किल, ये वो स्किल्स हैं जो बच्चे के अंदर आते हैं। तो रीड करना कैसे सीखता है? बेसिक इंटेलेक्चुअल स्किल है दैट इज एसोसिएटेड विद मॉडर्न स्कूलिंग। ऑल द एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू रीड एंड व्हाट हैज़ बीन गिवन इन द बुक। बुक्स का यूज़ क्या होता है? बुक्स का यूज़ ये होता है कि बच्चा रीडिंग करना सीखे, फ्लुएंसी डेवलप हो और अच्छे से चीज़ों को पढ़ पाए। पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, पढ़ना नहीं, यहाँ पे रीडिंग वाला पढ़ने की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चा जो है वो रीड करना यहाँ पे सीखता है। यही सब आपको यहाँ पे पढ़ेंगे। बच्चा कैसे पढ़ना सीखता है ये भी आपको पता है। 6 ईयर्स तक आते आते बच्चा बहुत अच्छे से अल्फ़ाबेट्स को पहचानता होता है और इसके अलावा धीरे धीरे वो वर्ड्स फॉर्म करना शुरू करता है, धीरे धीरे सेंटेंसेस की तरफ जाता है। ये प्रोसेस 6 से 11 की बात हो रही है, तो आपको पता है कि 6 ईयर्स में बच्चा क्लास 1 में होता है और यहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, वर्ड से जो है लेटर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, लेटर्स से वर्ड्स बनाना सीखते हैं, वर्ड्स भी बना के ही सीख के आते हैं सब कुछ। आजकल का तो सिलेबस भी बहुत डिफरेंट हो गया है, तो किंडरगार्टन के बाद बच्चे जो है वो ये सब करके आते हैं। सेकेंड अल्फ़ाबेट एंड लेटर साउंड एसोसिएशन, ये सब लर्न करते हैं बच्चे। उसके बाद धीरे धीरे बच्चा जो है वो रीडिंग स्किल्स को आगे करके डेवलप करने लगता है। जब तक बच्चा उनको सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं करेगा, फिर कैसे वो उनको रीड कर पाएगा? तो ये सारा डेवलपमेंट होते होते ये एक ऑर्डर्ड वे में चलता है। आपको पता है कि बच्चा पहले क्या सीखेगा और उसके बाद अगले स्टेप में क्या सीखेगा। इसके बाद बात करते हैं कैसे बच्चा लिखना सीखता है। लिखने के लिए शुरुआती दौर में बच्चा इतना तो लिखना सीख के आया होता है कि उसको पेंसिल बहुत अच्छे से पकड़ने आती है, पेन पकड़ना आता है और उसको पता होता है कि किस अल्फ़ाबेट को किस तरह से शेप देनी है। तो लिखने का जो तरीका होता है वो भी लैंग्वेज से एसोसिएटेड होता है। जितनी अच्छी उसकी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी होगी उतना ही अच्छा वो लिखना भी सीखेगा, क्योंकि लिखना एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में किया जाने वाला काम है। लिखने में ऐसा नहीं कि कहीं से लिख के कहीं शुरू कर दें। सबको पता है कि जब हम लिखते हैं, बच्चे को ये पता होता है हम लिखेंगे तो लेफ्ट से राइट में चलेंगे, है ना। उसके अलावा उसे पता होता है कि एक जैसे हमें स्पेसिंग करनी है, एक जैसा हमें उनका साइज रखना है। तो ये सब कैसे सीखता है? वो लिखने को सीखने के बाद अब वो आगे की तरफ बढ़ता है कि कैसे वो अपने थॉट्स को लिख पाएगा। धीरे धीरे बच्चा अपने थॉट्स को भी एक्सप्रेस करना सीखता है, नॉट जस्ट इन फॉर्म ऑफ अपने माइंड तक, बल्कि कॉपी डाउन भी करना सीखता है और ओरल लैंग्वेज के थ्रू भी वो एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं। राइटिंग एक्सरसाइज शुड बी बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज ऑफ चिल्ड्रन, इधर पर्सनल और क्लासरूम। लिखने की बहुत प्रैक्टिस बच्चे को करवाई जाती है। कर्सिव की जो बुक्स होती हैं उनमें भी बच्चा लिखता है। चिल्ड्रन शुड नो राइटिंग फॉर डिफरेंट पर्पसेज, टेक डिफरेंट फॉर्म्स, टू रिकॉर्ड आइडियाज, टू राइट समथिंग इमेजिनेटिव, टू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, टू हैव फन एंड सो ऑन। ये बच्चा ग्रामर के थ्रू सीखता है कि अगर मुझे किसी से रिक्वेस्ट करके कुछ मांगना है तो प्लीज़ लगाना है, कुछ ऑर्डर करना है तो कैसे बोलना है। तो हर तरीके से बच्चा लिखने के तरीके को ग्रामर के थ्रू सीखता है। कोई भी असाइनमेंट देने से पहले टीचर शुड डिस्कस द पर्पस ऑफ द वर्क एंड कैन ऑल्सो गिव सम पॉइंट्स टू बी एलाबोरेटेड। वंस द चाइल्ड बिगिन राइटिंग इट शुड नॉट बी इंटरप्टेड। बच्चे को लिखने के लिए बहुत ज़्यादा इंकरेज किया जाना चाहिए। आजकल के बच्चे लिखना ही नहीं चाहते हैं, वो बस सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं और कोई याद की हुई चीज़ को जब बार बार लिखा जाता है तो वो माइंड पे और ज़्यादा पावरफुल इंपैक्ट डालती है और अच्छी उसकी मेमोरी स्टोरेज हो पाती है। लेकिन आजकल के बच्चे नहीं लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए भी वर्क किया जाना चाहिए। डिस्प्ले और पब्लिश ऑल पेपर्स, अवॉइड गिविंग इंपॉर्टेंस टू टॉप स्टूडेंट्स। सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए और रीडिंग की भी एक्टिविटीज़ करवाई जानी चाहिए। फिर मैथ स्किल्स कैसे डेवलप होते हैं? यहाँ पे छोटे बच्चे जो होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ से डरते हैं और मैथ्स का फियर तो अभी से नहीं है, हमेशा से ही है कि बच्चे जो होते हैं ना मैथ से डरते हैं। तो उनको इस एज में आते आते मल्टीप्लिकेशन टेबल को लर्न कराया जाता है। लर्निंग वाला फेज होता है थोड़ा शुरू में, समझने की जगह पे बच्चा जो है वो लर्न करता है, चीज़ों को रट्टाफिकेशन करता है और इस तरीके से बहुत सारे मैथ्स के कुछ चीज़ों को तो लर्न करा ही जाता है और कुछ चीज़ों को बच्चा जो है वो लॉजिक के थ्रू समझता है। तो जो ज्योमेट्री और अलजेब्रा की फॉर्मल टीचिंग होती है वो केवल मिडिल एडल्टहुड के बाद होती है, अभी तो नहीं होती है। शुरुआत में बच्चे को जो है वो मैथ्स के बेसिक्स पर समझाया जाता है, जिसमें उसके 3D इमेजेस हो गए, लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये सब चीज़ें मतलब उनका लेवल बदलता रहता है। सिलेबस मैथ्स का हर साल एक ही जैसा होता है, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा। जो क्लास 2 का सिलेबस है वही 3 का होता है, 4 का 5, टॉपिक सेम होते हैं, उनका लेवल चेंज होता रहता है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है और थोड़ा बहुत चीज़ों में एड ऑन भी किया जाता है, हल्का फुल्का, जैसे ज्योमेट्री बढ़ा दी जाती है थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से मैथ्स में भी बच्चे सीखते हैं। फिर आती है कंप्यूटर की लर्निंग कैसे होती है, कंप्यूटर स्किल्स कैसे डेवलप होते हैं। अब कंप्यूटर के स्किल्स तो ऐसे डेवलप होते हैं कि आज के जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर के स्किल्स लेकर ही आते हैं दुनिया में, उन्हें सब कुछ आता होता है और हम देखते हैं इस पर ज़्यादा बहस वाली बात नहीं है। हमें पता है कि बच्चे जो होते हैं वो कंप्यूटर के स्किल्स को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन फिर भी फॉर्मल वे में भी कुछ चीज़ें बताई जानी चाहिए। कंप्यूटर लिटरेसी बहुत ज़रूरी है और ये हर जगह नहीं है। जहाँ पे बहुत ही कुछ पिछड़े से एरियाज़ हैं, कहीं गाँव के एरियाज़ हैं, वहाँ पे बच्चे नहीं भी जानते हैं।
भले ही अपने फ़ोन में वो सब कुछ चला लेते हैं, लेकिन फ़ोन इज़ नॉट कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड कराना यहाँ पे लिटरेचर फॉर्म में भी ज़रूरी होता है, इसीलिए कंप्यूटर की एक बुक भी होती है जो बच्चे सीखते हैं। ओके, और इसके थ्रू क्या होता है, जो बच्चों की सीखने की टेंडेंसी है ना वो और अच्छी हो जाती है, उनको मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग लगने लगता है, तो उसके हेल्प से वो सीखते हैं। टीचिंग फॉर नॉलेज, development of intellectual faculties is based on the development of intelligence. Russell defined intelligence as including both actual knowledge and receptivity to knowledge. He suggests that it is not possible to train intelligence without imparting information. बिना एजुकेशन के, बिना नॉलेज के इंटेलिजेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप खुद ही सोचिए ना, जिस इंटेलिजेंस जिस चीज़ में दिखाया जाना है उस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज होनी तो ज़रूरी है ना, पहले तो वो प्राइमरी सोर्स हो जाता है। Without intelligence, our complex modern world cannot exist, still less it make progresses. Intellectual development depends on the curriculum of young children. बच्चों को कैसा करिकुलम दिया जा रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। अभी मैं आपको एक बहुत ही यहाँ से लेके थोड़ा कुछ और चीज़ों की तरफ लेके चलती हूँ। रिसेंटली मैंने किसी के थ्रू ये सुना कि स्कूल्स में कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, जो सिलेबस कराया जाता है, उसमें चीज़ों को बहुत लिमिट कर दिया जाता है कि आपकी मैथ्स की इस एक्सरसाइज में इन 10 क्वेश्चन में से सिर्फ 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन करने हैं। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे साथ इस बात पे कनेक्ट हो पा रहे होंगे जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे कि उनके बच्चे जो हैं वो टॉपिक्स को पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। उनके स्कूल में ही ऐसा हो रहा है कि उनको पूरा करिकुलम नहीं कराया जा रहा है। अब बच्चे को ये लग रहा है कि जस्ट 3 क्वेश्चन आर देयर और उसके बाद उनका डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है या जो भी वजह है, स्कूल में सिलेबस को कट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चा तो टॉपिक को पूरा सीख ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता है। वो वही 2-4 क्वेश्चन करके और उन्हीं में से एग्जामिनेशन में भी आ जाते हैं, उन्हीं को पास आउट होकर वो अगले में पहुंच जाता है। तो बच्चे की नॉलेज एनहांस नहीं हो रही है और ये प्रॉब्लम आगे चल के दिखती है जब हम कोई बच्चा टीचर बनता है तो वो टीचिंग करते वक्त उसको वो खुद ही नॉलेज पे पहले नहीं होता है, तो टीचर नहीं होता। नॉट एवरीवन इज़ अ टीचर। मैं हमेशा ही बात बोलती हूँ कि नॉट एवरी टीचर इज़ अ टीचर। टीचिंग इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ थिंग। न केवल कंटेंट की नॉलेज होना बल्कि उसको इस तरीके से इम्पार्ट करना कि बच्चा आपकी बात सुनने के बाद फिर कहीं और ना जाए, उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। अगर पढ़ रही है देन यू आर नॉट अ गुड टीचर। तो टीचिंग नॉलेज के संग कैसे एसोसिएट होती है हम यहाँ पे देखते हैं। ये शुरू से एसोसिएट होती है। अगर आज आप टीचर हैं तो आपने शुरुआत से ही ऐसा पढ़ा है, चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है, आपके रूट्स इतने मजबूत हैं कि आप उनको लेकर ऊपर चल पाए। तो एज अ टीचर हमारी ये जिम्मेदारी है कि जब हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनके करिकुलम में इन सारी बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए, जो भी मैं आपको भी बता रही थी। अर्थमेटिक, रीडिंग एंड राइटिंग। इन दिस सेक्शन वी टेक द सब्जेक्ट्स लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड लैंग्वेजेस। हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है हमें पता है और हर सब्जेक्ट जो है वो बच्चे को शेप कर रहा होता है। बच्चा हिस्ट्री पढ़ रहा है, सोशल साइंस पढ़ रहा है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात बताती हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं मोस्टली अपने टीचिंग के फेज़ में बिगिनिंग से लेके बहुत लंबे टाइम तक मैथ्स की टीचर रही। तो मैं ये नोटिस करती थी कि जो पेरेंट्स आते थे वो सिर्फ मैथ्स के टीचर के पास आते थे, साइंस के टीचर के पास आते थे, कुछ इंग्लिश के पास भी चले जाते थे। ऐसा कम देखा गया है कि हिस्ट्री के टीचर्स के पास या सोशल साइंस के टीचर्स के पास या और कोई दूसरे सब्जेक्ट के टीचर्स के पास में पेरेंट्स उतना ज़्यादा जाते हैं। अगर पीटीएम में टीचर आए, मान लीजिए अगर मैं कोई 4 सेक्शंस लेती हूँ और मान लीजिए 50-50 स्टूडेंट्स हर सेक्शन में है, तो मैं तो बिल्कुल श्योर रहती थी कि मुझे आज 200 लोगों के साथ डील करना है। मेरा सुबह से माइंड ये रेडी रहता था कि मुझे तो 200 लोगों के संग डील करना ही करना है, क्योंकि पेरेंट्स इस सब्जेक्ट पे, क्योंकि मैं मैथ्स की टीचर थी तो मैथ साइंस पे इतना फोकस करते हैं, वो वहाँ एंटर करते ही स्कूल में ढूंढते हैं बेटा आपके मैथ्स की टीचर कहाँ पे मिलेंगी या आपके साइंस की टीचर कहाँ पे मिलेंगे। हमें एज अ पेरेंट या हमें अपने आने वाले जनरेशन के साथ ऐसा नहीं करना है। इससे बच्चे के माइंड में भी तो यही आता है कि अरे मैथ्स ही इंपॉर्टेंट है, साइंस ही इंपॉर्टेंट है। मैंने वो फेज भी देखा है जब पेरेंट्स बच्चों के केवल मैथ साइंस की ही ट्यूशन लगाते हैं या उन्हीं के लिए उनको एक्स्ट्रा पढ़ने को बोलते हैं, बाकी चीज़ों को कहते हैं रट लो, हिस्ट्री रट लो, हिंदी रट लो, इंग्लिश रट लो। बच्चा रट रहा है आराम से बैठ के। ये मैं इसी फेज की बात कर रही हूँ, बल्कि इसके भी आगे की फेज की बात कर रही हूँ। खुद मेरे पास जो बच्चे मैथ्स और साइंस पढ़ने के लिए आते थे बाद में आफ्टर स्कूल, वो बच्चे मुझसे कहते थे मैम हिस्ट्री में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लर्न कर रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते थे। आप सोचिए सिलेबस भी फिल्टर हो जाता था। ये सब आप जानते हैं कि ऐसा होता है। तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको वैल्यू नहीं दी जाती है उतनी ज़्यादा, हालांकि चीज़ें वेरी करती हैं जगह जगह, लेकिन हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा ज्योग्राफी के थ्रू प्लेसेस, लैंड, फॉरेस्ट, ट्रीज इनके बारे में नहीं समझेगा तो कैलकुलेशन ही करता रह जाएगा जीवन भर, है ना। हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अभी तो बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं सबसे पहले साइकोलॉजी को रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बच्चे को शुरुआत से एटलीस्ट क्लास 6 से तो थोड़ा बहुत सब्जेक्ट जो साइकोलॉजी का है वो इंट्रोड्यूस होना चाहिए इन एनी फॉर्म, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लास 11th में आके बच्चा साइकोलॉजी पढ़ता है और अब इस समय पे क्या होता है, फिर बच्चा जब नहीं पढ़ रहा होता है तो वो एमए में आके बहुत ज़्यादा स्टक हो जाता है
खैर आप लोगों के लिए मैं हूँ, आप परेशान मत होइए। फिलहाल आ जाते हैं, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगी इस बात की कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट क्यों नहीं है। चलिए आ जाते हैं वापस से। अभी हम ज्योग्राफी की बात कर रहे थे। ज्योग्राफी जो है वो, अच्छा ज्योग्राफी जो है वो थोड़ा बहुत एनवायरमेंटल साइंस की फॉर्म में शुरुआत में होती है ना, क्योंकि बच्चा ज्योग्राफिकल एरियाज़ के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखता है इन अ वे ईवीएस के थ्रू। ईवीएस एक सब्जेक्ट, कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से, मतलब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि कैसे धीरे धीरे फिर हिस्ट्री इंट्रोड्यूस होती है, फिर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और क्या क्या होता है। इनको आप क्विकली रीड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पता नहीं क्यों बिल्कुल भी दिल मेरा नहीं चाह रहा है इसको मैं टाइम लगाऊं, क्योंकि वो चीज़ें हैं, मैं तो खुद एक टीचर हूँ इसलिए मुझे पता है स्कूल में क्या होता है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ये सब तो होता ही है। खैर मगर मुझे आपको पढ़ाना भी है तो मैं उस हिसाब से भी चलने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, 2 aspects are first relevant and interesting for the children to know the general pageant and procession from geology to men, from savage man to civilized man and so on। धीरे धीरे बच्चा सीखता है हिस्ट्री के थ्रू कैसे हमारा जो है वो हम ग्रो हुए हैं, क्या चीज़ें हुई हैं। अब जो है हमारा वीडियो का टाइम हो गया है 9 बजे का, तो प्रीवियस वीडियो का लिंक ज़रा मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, जिससे कि जो बच्चे हैं वो हमारे क्लास को मिस ना करें, क्योंकि हमारा न्यू वीडियो जो है वो इस टाइम पर प्रीमियर होना शुरू हो चुका होगा। इट्स 9 o'clock, अभी रात के 9 बज रहे हैं और आप लोग पढ़िए। तब तक आप लोग टाइम मत वेस्ट कीजिए, मैं तो कर ही रही हूँ, आप लोग मत करिए। हिस्ट्री और साइंस टीचिंग को पढ़िए, रीड करिए फटाफट से। और मैं क्विकली जो है यहाँ पे एक वीडियो का लिंक शेयर कर देती हूँ स्टूडेंट्स के साथ में, क्योंकि ये काम मुझे ही करना होता है। थोड़ा सा लेट हो गया है, क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, है ना। अब वापस आ जाते हैं। हिस्ट्री के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया कि हिस्ट्री में बच्चे क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पता है हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं। आर्किटेक्ट्स के बारे में जानते हैं और कैसे कैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ हैं, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस क्या क्या हुए हैं, ये सब हमें क्या जानना है इसके थ्रू। एग्जाम में कहीं नहीं पूछा जाता है, हमें इसके थ्रू ये जानना है कि कैसे बच्चे साइंस टीचिंग में हम किन चीज़ों पे फोकस करते हैं, लैंग्वेज टीचिंग में हम किन चीज़ों पे फोकस करते हैं। आप भले ही सब टीचर ना हो, स्टूडेंट तो सब रह चुके हैं, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, तो आपको पता है कि टीचर्स हमें किस तरह से किस सब्जेक्ट में क्या टीच करते हैं। और इस सब के बहाने तो आपको अपने टीचर्स भी याद आ रहे होंगे, आपकी हिस्ट्री वाली मैम, ज्योग्राफी वाले सर, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद आएंगी। लैंग्वेज के टीचर याद आएंगे और अपने फेवरेट टीचर ज़रूर याद आएंगे इस टाइम पे जो स्कूल में हुआ करते थे आपके, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हम यहाँ सीखते। टीचिंग ऑफ लैंग्वेज शुड बी स्टार्टेड एट द वेरी यंग एज। In childhood, it is possible to learn to speak a foreign language perfectly, which can be difficult to be achieved in later years। तो लैंग्वेज टीचिंग में अगर हम शुरुआत से बच्चों को कोई लैंग्वेज सिखाते हैं तो वो आगे चल के बच्चों के काम आएगी, बाद में वो चीज़ सीखनी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। लिटरेचर के केस में भी यही होता है। लिटरेचर मेमोरी को हमारे ट्रेन करता है कि हम पोएम सीखते हैं। इस समय भी जो बच्चों की एज होती है ना, वो रोड लर्निंग के लिए परफेक्ट होती है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ भी सिखाई जाए जो बच्चा याद करके रख सके तो वो आगे उसको फ़ायदा देगी। वैल्यू एजुकेशन की तरफ आ जाते हैं। वैल्यू एजुकेशन क्या होती है, आप सबको पता है कि बच्चे वैल्यू एजुकेशन के थ्रू मॉरल डेवलपमेंट उनके अंदर होता है। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। आइडल कैरेक्टर कैन बी अज्यूम टू हैव मैनी वर्च्यूज़। 4 कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस बाय रसेल सीम्स टू एनकम्पास ऑल द रेस्ट, वाइटैलिटी, एनकरेज, सेंसिटिवनेस एंड इंटेलिजेंस। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। क्या है ये, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी बच्चे के अंदर डेवलप होनी चाहिए। ऑल द 4 क्वालिटीज़ कैन बी मेड कॉमन बाय प्रॉपर फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल केयर ऑफ द यंग। अगर बच्चे की फिजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल केयर की जाए तो ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे के अंदर डेवलप होंगी। क्या क्या है ये वैल्यूज, समझ लेते हैं। वाइटैलिटी इज रादर अ फिजियोलॉजिकल देन अ मेंटल कैरेक्टरिस्टिक। इट इज़ प्रिज्यूमेबली ऑलवेज प्रेजेंट वेयर देर इज़ अ परफेक्ट हेल्थ। जब बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी तो उसको किसी भी काम को करने में बहुत अच्छा फील होगा। आप लोगों के साथ भी होता है, जब बॉडी अच्छा होती है, एक्टिव होती है, तो और 10 काम हो जाते हैं एक्स्ट्रा अपने काम के साथ साथ। लेकिन जब बॉडी एक्टिव नहीं होगी तो किसी और काम में मन नहीं लगता। तो इसी वजह से वाइटैलिटी अगर बच्चे के अंदर है, वो वाइटल फील कर रहा है, तो उसके साथ में चीज़ें बेहतर तरीके से हो पाएंगी। करेज का डेवलपमेंट कैसे होगा, जब हम बच्चे को बहुत ज़्यादा इनकरेज करेंगे ना किसी चीज़ों के अंदर, तो उसके अंदर करेज भी आता है। करेज कैसे आता है, मेजर इंग्रेडिएंट है परफेक्ट कैरेक्टर का। 2 फॉर्म्स ऑफ करेज आर एब्सेंस ऑफ फियर एंड द पावर ऑफ कंट्रोलिंग फियर। दोनों चीज़ें होती हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट विद इन इम्पर्सनल आउटलुक टू लाइफ इज द मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिवर्सल करेज। बच्चे के अंदर करेज तब आता है जब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करता है, जब उसको लगता है कि उससे कोई चीज़ डरा नहीं सकती। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, सेल्फ एस्टीम भी अच्छा होता है करेज के केस में। सेंसिटिवनेस, इट इज़ अज्यूम टू बी अ corrective of mere courage. Courageous behavior should not be based on ignorance. Sensitiveness belongs to emotion. If sensitiveness is to be good, the emotional reaction must be in the some sense appropriate. अगर बच्चा किसी भी चीज़ को अच्छे से फील करेगा तभी वो उसके माइंड में भी अच्छे से होगी। आप जिस चीज़ को पसंद करते हैं ना, आप जिस चीज़ के भी टुवर्ड्स आपका इमोशनल कंपोनेंट हाई है,
आपके थॉट भी उसके लिए हाई होंगे। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। आप एटीट्यूड में सोशल साइकोलॉजी में पढ़ेंगे कि एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट होते हैं, ABC कंपोनेंट जिनको हम बोलते हैं, जिसमें अफेक्शनल, बिहेवियरल और हमारा कॉग्निटिव तीनों कंपोनेंट होते हैं। तो जिसका जो अफेक्शन वाला कंपोनेंट होता है या इमोशनल कंपोनेंट जो होता है, कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है, ये हमेशा एक साथ चलते हैं, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हम अच्छा फील करते हैं उसके बारे में हम अच्छा सोचते हैं, थिंकिंग रखते हैं। जिस चीज़ को हम बिल्कुल बुरा मानते हैं उसके बारे में हम अच्छा सोच रहे होंगे, नहीं हो सकता। 2 बातें अपोजिट कभी नहीं चल सकती। तो यहाँ पे सेंसिटिवनेस का इसके संग रिलेशनशिप हो जाता है। इंटेलिजेंस नॉलेज को एक्वायर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एप्टीट्यूड है। दिस एप्टीट्यूड इज एक्वायर्ड बोथ बाय एक्सरसाइज एंड इन्फॉर्मेशन। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे किसी भी चीज़ को लेकर उतना हमारा इंटेलिजेंस डेवलप होगा। क्यूरोसिटी अबाउट जनरल प्रपोजिशन शोज अ हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस देन क्यूरोसिटी अबाउट पर्टिकुलर फैक्ट्स। इंटेलिजेंस को इंक्रीज करने में किसी भी चीज़ की टुवर्ड्स हमारी क्यूरोसिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब भी क्यूरियस होंगे हम तो उसके बारे में ज़्यादा जानने की हम इच्छा रखेंगे। ये जो भी वैल्यूज़ हैं वो एक सोसाइटी में चेंज लाती हैं, किसी भी बच्चे को एक अच्छा पर्सन बनाती हैं। इन सारी चीज़ों की हेल्प से उसके अंदर वैल्यूज़ डेवलप होते हैं और दीज वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली पास फ्रॉम द टीचर टू अ डिसिपल इफ अ टीचर प्रैक्टिस दीज वैल्यूज़। क्योंकि बच्चों के लिए टीचर रोल मॉडल होते हैं, तो जैसा टीचर बिहेव करते हैं ना वैसा ही बच्चे भी बिहेव करने की कोशिश करते हैं, राइट। डिसिप्लिन कहाँ से जनरेट होता है? पहले बच्चे टीचर को देखते हैं, उसके बाद वो अच्छा अगर टीचर जिस तरह से हेयर स्टाइल बना के आ रहे हैं, टीचर्स के नेल्स जिस तरीके के हैं, बच्चे सोचते हैं हम वैसा कॉपी करने लगे, तो वहाँ से डिसिप्लिन निकल कर आता है। दूसरे और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनकी टीचिंग इस एज में होती है? फिजिकल एजुकेशन completes the education together with education for knowledge and education for values। फिजिकल एजुकेशन की हेल्प से एक तो बच्चों को बहुत सारी बातें ऐसी पता चलती हैं अपनी एजुकेशन से रिलेटेड जो उनके लिए नॉलेजेबल होती हैं, उनको पता चलता है अपने बॉडी से रिलेटेड फिजिकल एजुकेशन के थ्रू। और वैल्यूज़ भी डेवलप होते हैं, मॉरल्स भी डेवलप होते हैं कि एक दूसरे के साथ खेलना चाहिए, एक दूसरे को हम कम्पीट तो कर रहे हैं लेकिन उसमें हमारा कोऑपरेशन भी होना चाहिए, किस तरह से टीम के मेंबर बन के हम टीम को लीड कर सकते हैं। बहुत सारी बातें फिजिकल एजुकेशन के थ्रू हो सकती हैं। बर्डिंग पावर्स ऑफ चिल्ड्रन फाइंड अ फुल ब्लूम थ्रू फिजिकल मूवमेंट। फिजिकल मूवमेंट की वजह से बच्चे की जो फिजिकल ग्रोथ है उस पर भी फर्क आता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। टीचिंग फॉर प्लेजर, डांस एंड म्यूजिक आर 2 रिकमेंडेड एक्टिविटीज़। हर बच्चे के फेवरेट पीरियड होते हैं क्लास स्कूल में कि अगर डांस और म्यूज़िक का अगर उनको पीरियड मिल जाए या फिर पीटी का गेम्स का मिल जाए ऊपर वाला, उसमें भी बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। और इन्जॉयमेंट से जो वो लर्न करते हैं वो भी काफ़ी परमानेंट होता है और वो भी उनकी पर्सनैलिटी को शेप करता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि डांस म्यूज़िक के पीरियड जो है वो तो क्योंकि 6 to 11 में हम बात कर रहे हैं, शुरुआत में जो बच्चा छोटा होता है तो उसको गा गा के पोएम सुनाना, एक्टिंग कर करके, डांस कर करके पोएम्स रिसाइट करवाना, ये सब चीज़ें भी तो होती हैं। तो प्लेजर मिलता है बच्चों को इन सब चीज़ों में और वो इसके थ्रू यहाँ पे टीचिंग की जाती है। एजुकेशनल एक्सकर्शंस भी लगाए जाते हैं। आप देखते हैं सभी स्कूलों में ऐसा होता है कि बच्चों को कोई लाइब्रेरी दिखाने ले जाया जाता है, कहीं कोई फैक्ट्री का विजिट कराया जाता है। साल में एक एनुअल एक्सकर्शन ज़रूर होता है जिसकी हेल्प से बच्चों को ये पता चलता है कि कोई भी चीज़, कोई फैक्ट्री का विजिट कराना, कहीं पेपर फैक्ट्री, कोई भी किसी भी तरीके का, इतनी सारे फैक्ट्रीज होती हैं, इतने सारे म्यूजियम्स होते हैं सिटी में, जो भी कुछ ऐसा अवेलेबल है सभी सिटीज़ में कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो वहाँ पे बच्चों को एक्सकर्शंस के थ्रू, ये साइंस का बेसिकली पार्ट होता है मेजॉरिटी में, तो अदरवाइज लर्निंग का तो पार्ट होता ही होता है। तो डिफरेंट एक्सकर्शंस की हेल्प से जो छोटी मोटी ट्रिप होती है बच्चों से इन्जॉय करते हैं। और इसके अलावा एजुकेशनल एक्सकर्शंस तो होते ही हैं, इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए पिकनिक की चीज़ रखी जाती है। जो छोटे बच्चों के लिए पिकनिक कही जाती है ना, वो बड़ों के लिए एक्सकर्शन हो जाता है, क्योंकि पिकनिक में भी बच्चा कुछ इन्जॉय के साथ साथ सीखता है। छोटे बच्चों को तो ऐसे भी ज़बरदस्ती कुछ सिखा नहीं सकते और वो देखेंगे तो वो कुछ समझ भी नहीं पाएंगे, तो उनके लिए वो चीज़ पिकनिक होती है, उसमें वो एंजॉय करते हैं मगर चीज़ें आसपास देख रहे होते हैं। लेकिन एक्सकर्शन के थ्रू साइंटिफिक वे में लर्निंग होती है। ओके, तो इसी के साथ हमारी जो ये यूनिट है ओवर हो जाती है। मैंने आपसे पहले ही कहा था आज की यूनिट लंबी नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी अब हमारी नेक्स्ट यूनिट जो है 4th यूनिट, उसमें हम आपसे मिलेंगे। काफ़ी दिनों से 6 और 11 ईयर्स के बच्चों के बीच में हम घिरे हुए हैं और मज़ा आ रहा है। मेरे तो माइंड में हाइपोथेटिकली तो वही बच्चे चल रहे होते हैं, वही घूम रहे होते हैं। आपके साथ भी शायद ऐसा ही हो रहा होगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।